एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में एक बार फिर हम 50 प्लस क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और हमारा टारगेट रहेगा एग्ज़ाम तक 1500 प्लस क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस हो जाएगा, जिससे कि आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। ठीक है। और लेवल एग्ज़ाम का क्या रहेगा इसके बारे में कुछ पता नहीं है, क्योंकि ये एग्ज़ाम पहली बार डीएफसी कंडक्ट करा रही है। तो लेवल क्या रहेगा, जो भी लेवल रहे, आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो भी क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन तो सिलेबस से ही आएगा ना। तो सिलेबस के रिगार्डिंग जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूँ। तो लेवल क्या रहेगा इसका तो किसी को कुछ आइडिया है नहीं, और फर्जी में कोई कुछ कहना सही नहीं रहेगा। तो जो भी लेवल रहे, लेकिन आएगा वो 8 यूनिट आपकी पार्ट 2 में वहाँ से, और पार्ट फर्स्ट में जीके और रीजनिंग से। तो चलिए शुरू करते हैं, और यहाँ के जो क्वेश्चन हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए, यहाँ पर दे रखा है। पहला क्वेश्चन है, इंडिकेट द करेक्ट कोड फॉर डिस्काउंटिंग कैश फ्लो टेक्निक्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स फ्रॉम द फॉलोइंग। तो डिस्काउंटिंग कैश फ्लो की जो टेक्निक्स हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल में, वो 3 हैं। जो कैपिटल बजटिंग में आपने 2 टाइप्स की जो टेक्निक्स पढ़ी थी, एक तो ट्रेडिशनल थी। ट्रेडिशनल का मतलब होता है इनमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करते थे। इसमें सिर्फ ये देखा जाता है जो भी पैसा प्रोजेक्ट में हमने इन्वेस्ट किया है वो कितने समय में पैसा वापस आ रहा है, बस टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर यहाँ पर नहीं किया जाता था। जैसे अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न और पेबैक पीरियड, ये ट्रेडिशनल टेक्निक्स थी। मॉडर्न टेक्निक में आप ले सकते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड को, एनपीवी, और एक होता है आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, और एक तीसरा होता है पीआई, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, और इसी का दूसरा नाम है बेनिफिट कॉस्ट रेशियो। ठीक है। तो ये 3 मेथड हैं जिनमें जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो पर वर्क करते हैं, यानी कि यहाँ पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है डिस्काउंटिंग कैश फ्लो टेक्निक्स। तो एक तो एनपीवी हो गया, एक आईआरआर हो गया, एक बेनिफिट कॉस्ट रेशियो मेथड, इसी को पीआई कहते हैं, और ये चौथा है नेट टर्मिनल वैल्यू मेथड। तो ये नहीं होगा। यही 3 जो हैं आपके डिस्काउंटिंग कैश फ्लो टेक्निक्स हो जाएंगी, यानी कि ऑप्शन ए ही यहाँ पर दे रखा है, यही आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिकेट द करेक्ट कोड फॉर द पॉइंट्स टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग। यहाँ पर आपसे पूछा गया है प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग के दौरान कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं जिनको कंसिडर किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, डिमांड रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स। बिल्कुल ये पॉइंट कंसिडर किया जाता है प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग के ड्यूरिंग। तो सेकंड पॉइंट है कम्पिटिटिव सिचुएशन इन द प्रोडक्ट मार्केट। ये भी पॉइंट कंसिडर किया जाएगा कि जो कम्पिटिटिव सिचुएशन है मार्केट की वो क्या है, उसी के रिगार्डिंग तो प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग हम डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए, पॉइंट नंबर 4, कॉस्ट एस्टीमेट्स फॉर वेरियस प्रोडक्ट्स। अब प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या है वो भी एक पॉइंट कंसिडर किया जाएगा प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग में, लेकिन ये जो पॉइंट थर्ड है ये यहाँ पर कंसिडर नहीं किया जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। एडवर्टाइजिंग एंडेवर्स फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स, तो यही आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बनेगा फर्स्ट, सेकंड एंड 4। तो आप देख लीजिए यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड एंड 4 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला क्वेश्चन है, इन केस देयर इज अ राइज इन जनरल प्राइस लेवल अलॉन्ग विद अ डिक्लाइनिंग आउटपुट इन द इकोनॉमी। यानी कि जो प्राइस लेवल है उसमें भी क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, और इसके साथ साथ जो इकोनॉमी है उसमें डिक्लाइन हो रहा है। तो इसको क्या टर्म देते हैं, स्टैगफ्लेशन। इसको स्टैगफ्लेशन बोलते हैं, जब प्राइस लेवल राइज हो जाता है और उसी के साथ साथ इकोनॉमी जो है डिक्लाइन कर जाती है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रॉडर क्लासिफिकेशन ऑफ मोटिवेशन। तो यहाँ पर पॉजिटिव मोटिवेशन, मॉनेटरी मोटिवेशन एंड निगेटिव मोटिवेशन ये यहाँ पर हो जाएंगे, और ये यूनिटरी मोटिवेशन है ये जो है यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट यहाँ पर रोल ऑफ मैनेजर और फंक्शंस ऑफ मैनेजर में आपको मैच करना है। तो रोल ऑफ मैनेजर में पहला इंफॉर्मेशन रोल, तो इसका फंक्शन क्या रहेगा, इसका फंक्शन आप इसको ऐड कर दीजिए, क्या है, डिसिमिनेटर, मॉनिटर एंड स्पोक्स पर्सन। इसका फंक्शन हो जाएगा किसका, इंफॉर्मेशन रोल का।
नेक्स्ट है इंटरपर्सनल रोल, तो इसका हो जाएगा फिगर हेड, लीडर एंड लाइजन। और जो डिसीजनल रोल हो वो इसका आ जाएगा डिस्टर्बेंस हैंडलर, रिसोर्स एलोकेटर एंड नेगोशिएटर। तो ये इसी तरीके से आप इसको मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ सक्सेशन प्लानिंग इन द करेक्ट सीक्वेंस। तो सक्सेशन प्लानिंग जो भी टॉप मैनेजमेंट के द्वारा की जाती है, तो इन्हीं जो पॉइंट दिए हैं इनको एक क्रम में लगाना है सक्सेशन प्लानिंग के रिगार्डिंग। तो देखिए सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले क्या होगा। सबसे पहला जो पॉइंट होगा यहाँ पर वो पॉइंट नंबर 3 होगा, आइडेंटिफाई की रोल फॉर सक्सेशन और रिप्लेसमेंट प्लानिंग। तो सबसे पहले उस रोल को आइडेंटिफाई करेंगे जिसके लिए सक्सेशन प्लानिंग की जा रही है। तो सबसे पहला यहाँ पर 3 पॉइंट हो जाएगा। अब उसके बाद जब रोल आइडेंटिफाई हो जाएगा तो उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद आप देख लीजिए, उसके बाद जो पॉइंट नंबर 1 आएगा, डिफाइन कॉम्पिटेंसी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द रोल। रोल जब डिसाइड हो जाएगा उसके बाद उस रोल को परफॉर्म करने के लिए कौन कौन सी क्या कॉम्पिटेंसी रिक्वायर्ड है वो डिसाइड की जाएंगी। तो इस पहले नंबर पे 3 आएगा, उसके बाद ये 1 पॉइंट आ जाएगा। अब इसके बाद ये 2nd पॉइंट रहेगा, विद फ्यूचर ओरिएंटेशन एसिस्ट पीपल अगेंस्ट क्राइटेरिया। क्योंकि सक्सेशन प्लानिंग फ्यूचर के रिगार्डिंग की जाती है, तो जो भी पीपल है तो उसको फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए उसको एसिस्ट किया जाएगा। तो ठीक है, तो ये पॉइंट हो जाएगा। अब इसके बाद कौन सा पॉइंट आएगा, उसके बाद आएगा जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 5, आइडेंटिफाई पूल ऑफ टैलेंट। अब पूल ऑफ टैलेंट को आइडेंटिफाई किया जाएगा दैट कैन पोटेंशियली परफॉर्म हाईली इन की रोल्स। ठीक है, तो पूल ऑफ टैलेंट को जब आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा तब उसके बाद जो लास्ट स्टेप बचेगा वो डेवलप एम्प्लॉय टू बी रेडी फॉर द फ्यूचर की रोल। तो इस तरीके से आप इसको क्रम में लगा सकते हैं। मैंने सभी पॉइंट को आपको बता दिया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर MM हाइपोथेसिस द वैल्यू ऑफ द लिवरेज्ड फर्म इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ अनलिवरेज्ड फर्म। एसर्शन और रीजनिंग का तो एसर्शन तो सही है क्योंकि MM हाइपोथेसिस यही कहता है कि लिवरेज्ड फर्म और अनलिवरेज्ड फर्म दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये इसका हो गया। नेक्स्ट देखिए रीजन, देखिए क्या कह रहा है, रीजन है द प्रोसेस ऑफ आर्बिट्रेज बिकम्स एप्लीकेबल इन सच सिचुएशन। तो MM हाइपोथेसिस में ही आर्बिट्रेज प्रोसेस जो है एप्लीकेबल होती है। तो ये दोनों आपके सही हो जाएंगे, बोथ ए आर करेक्ट एंड आर इज द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये इसका सही हो जाएगा। और इसमें जो MM हाइपोथेसिस है वो इरिलेवेंट होती है क्योंकि ये जो MM हाइपोथेसिस के बारे में हम कई बार बात कुछ कर चुके हैं, क्योंकि ये बताते हैं कि फर्म चाहे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करे चाहे ना करे, लेकिन उसकी जो फर्म का जो मार्केट वैल्यू है उस पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मार्केट सेगमेंटेशन मेथड और सैम्पल सेगमेंट। इसको आपको मैच करना है। तो डेमोग्राफिक का आप देख सकते हैं जेंडर से हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए साइकोग्राफिक का सेल्फ वैल्यू से हो जाएगा। और बेनिफिट का हो जाएगा, बेनिफिट का आप यहाँ पर देख लीजिए, बेनिफिट का कन्वीनियंस हो जाएगा और बिहेवियरल का लॉयल्टी हो जाएगा। तो ये इसको आप मैच कर लेना, ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 और मोर इवेंट्स आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ द अकरेंस ऑफ एनी वन ऑफ देम एक्सक्लूड द अकरेंस ऑफ द अदर, दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय। तो ये जो स्टेटमेंट है ये किसके द्वारा दिया गया था, मूरे स्पीगल के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ERP मॉडल इज। तो ERP मॉडल किसके लिए होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। और सी है बिजनेस फोरकास्ट, बिजनेस फोरकास्टिंग में भी नहीं होता है प्लानिंग एंड कंट्रोल। तो इसका ऑप्शन जो है ए सही रहेगा, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल में ERP मॉडल जो है हेल्पफुल होता है, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर एक मॉडल आपको दे रखा है जहाँ पर देखिए प्रोसेस डिजाइन है, सिस्टम डिजाइन है, एनालिसिस है, इंफॉर्मेशन नीड है एंड मिशन है। तो आपको यहाँ पर बताना है ये कौन सा मॉडल है, वाटरफॉल मॉडल है, प्रोग्राम्ड मॉडल है, सिस्टम मॉडल है या एप्लीकेटिव मॉडल है। तो ये जो है वाटरफॉल मॉडल है। यहाँ पर एक बार और देख लीजिए, ये वाटरफॉल मॉडल है जहाँ पर प्रोसेस डिजाइन, सिस्टम डिजाइन, एनालिसिस, इंफॉर्मेशन नीड्स एंड मिशन। तो ये वाटरफॉल मॉडल है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशंस विच आर नॉट ऑब्टेन बाय
एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस बट आर reduced mathematically under certain definite hypothesis or assumptions are called। तो इसको बोलते हैं theoretical frequency distribution। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कंट्रोल मेथड्स आर यूज टू। तो कंट्रोल मेथड की बात करें तो ऑप्शन डी आप देख लीजिए, चेक एक्यूरेसी, कवरेज, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इसमें जो है कंट्रोल मेथड्स को यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिस्टम इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट मेड अप of several applications set in orderly manner to produce a higher level information output different than the output of the application processing। तो इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज ऑफ एप्लीकेंट्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस एंड द प्रीमियम ऑफ इंश्योरेंस इज। तो यहाँ पर आपको बताना है जीरो कोरिलेशन है, पॉजिटिव कोरिलेशन है, नेगेटिव कोरिलेशन है या नन ऑफ द एबव है। तो मैं इसको प्रीवियस वीडियो में इससे पहले वाले में आपको बता चुका हूँ कि पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है, नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है। पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब है कि जो भी वेरिएबल हैं वो अगर सेम डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ पर पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। नेगेटिव में उल्टा होता है, जीरो कोरिलेशन में कोई रिलेशन ही नहीं होगा जो दो वेरिएबल होंगे। तो यहाँ पर एक बार क्वेश्चन को और पढ़ लीजिए, एज ऑफ एप्लीकेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस एंड द प्रीमियम ऑफ इंश्योरेंस इज। देखिए जो लाइफ इंश्योरेंस जब भी आप किसी का करा रहे हैं तो एज वहाँ पर मैटर करता है। अगर एज ज़्यादा है तो वहाँ पर आपको प्रीमियम ज़्यादा देना पड़ेगा, ये आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए सेम डायरेक्शन में अगर रिलेशन है तो वहाँ पर पॉजिटिव कोरिलेशन होगा, पॉजिटिवली कोरिलेटेड होंगे। तो सिंपल सा था, यहाँ पर एज ऑफ एप्लीकेशन और लाइफ इंश्योरेंस के बारे में पूछा गया था, क्योंकि जब एज ज़्यादा होगा तो उसका प्रीमियम भी ज़्यादा होगा, मतलब सेम डायरेक्शन में ये फॉलो करेंगे। नेक्स्ट देखिए, द क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन इज गवर्नड बाय। तो इन्फॉर्मेशन की जो क्वालिटी है वो किसके द्वारा गवर्न की जाती है? तो ऑप्शन डी आप देख लीजिए, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम डिज़ाइन के द्वारा जो है क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन को गवर्न किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है वैलिडेशन टेस्टिंग इज टेकन अप व्हेन द डेटा इज कम्युनिकेटेड। तो जो भी है वैलिडेशन टेस्टिंग इज टेकन अप, जो वैलिडेशन टेस्टिंग किया जाता है वो कब? जब डेटा कम्युनिकेट हो जाता है, डेटा इज कम्युनिकेटेड। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर एक आपको फिगर दे रखा है, इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टाफिंग प्लानिंग और गोल सेटिंग मैनेजमेंट एंड गोल। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, द एव प्रोसेस इंडिकेट्स। ये प्रोसेस किसको प्रदर्शित कर रहा है? तो ये प्रोसेस की बात करें तो ये MIS को शो कर रहा है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को ये प्रोसेस शो कर रहा है एक बार और इसको देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिसेस सेटिस्फाइज बोथ टाइम रिवर्सल एंड फैक्टर रिवर्सिबल टेस्ट। तो ये जो है ये इसका आंसर ये हो जाएगा, लेस्पेर्स टेस्ट जो होता है यहाँ पर टाइम रिवर्सल और फैक्टर रिवर्सल दोनों जो है यहाँ पर सेटिस्फाई होते हैं लेस्पेर्स टेस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है द रियल टाइम सिस्टम्स आर। रियल टाइम सिस्टम्स क्या होते हैं? तो इसका देख लीजिए, डेवलप्ड फॉर डाइवर्स एप्लीकेशंस इन द प्रोसेस कंट्रोल, प्रोसेस ऑटोमेशन, मेडिकल एंड साइंटिफिक रिसर्च। यही होता है द रियल टाइम सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रोल ऑफ द कंपाइलर। कंपाइलर का क्या रोल होता है? तो कंपाइलर जो है सोर्स कोड को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो यही आपका हो जाएगा, टू कन्वर्ट द सोर्स कोड टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है MIS फिजिबिलिटी स्टडी डज नॉट इंक्लूड। तो MIS फिजिबिलिटी में क्या इंक्लूड नहीं होता है? तो इकोनॉमिक, टेक्निकल और ऑपरेशनल ये यहाँ पर इंक्लूड होगा, लेकिन मैकेनिकल जो है यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया जाता है MIS फिजिबिलिटी में। नेक्स्ट देख लीजिए, अबाउट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द करेक्ट स्टेटमेंट। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज ए कॉन्टीन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सही है। रेंज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज फ्रॉम -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। तो ये भी सही हो जाएगा, यही रेंज रहती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है परफेक्टली सिमेट्रिकल होता है। ऑल ऑफ द एबव इसका आंसर हो जाएगा, सभी सही है।
नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग ये सभी पॉइंट सही है यहाँ पर। नेक्स्ट बोला गया है प्रोसेसिंग इज डिजाइंड टू प्रोसेस more than one type of transactions to bring out the specific business results in one or more business functions। तो एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया है द फीचर ऑफ लैन लोकल एरिया नेटवर्क का फीचर क्या रहेगा, और इसका फीचर यही होता है, ये कस्टमाइज एप्लीकेशन होता है, तो ये आपका हो जाएगा अ कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन इन्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन डज नॉट बिलोंग टू पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सा एप्लीकेशन जो है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से बिलोंग नहीं करेगा। क्यूइंग थ्योरी इससे बिलोंग करती है, और द अकरेंस ऑफ डिफेक्ट इन अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ये भी यहाँ पर ये इसको जो है बिलोंग करेगा। और ये लास्ट पॉइंट है द अराइवल ऑफ कॉल्स एट अ स्विच बोर्ड, ये भी यहाँ पर करेगा। लेकिन ये जो ऑप्शन सी है डिपार्चर पैटर्न इन अ डिपार्टमेंटल स्टोर, ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से बिलोंग नहीं करता है। नेक्स्ट बोला गया है मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन, तो कोरिलेशन में ये आपको पता होंगे हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन कब होता है, जब कोरिलेशन जो कोफिशिएंट आर होता है, आर की वैल्यू जब आर लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0.75 तो बोलते हैं हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। इफ़ आर इज़ लेस देन 0.75 एंड ग्रेटर देन 0.25 देन moderate correlation, and R is less than 0.25 and greater than 0 then low degree of correlation। तो लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन हो चाहे मॉडरेट कोरिलेशन हो चाहे हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन है, तो इनकी एक कंडीशंस यहाँ पर दी गई थी। तो यहाँ पर पूछा गया इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट कोई है ही नहीं, सभी करेक्ट हैं, तो यहाँ पर नन ऑफ द एबव आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट विच डिसीजन सिस्टम आर बेस्ड ऑन कंपेरेटिव एनालिसिस। तो डेटा एनालिसिस सिस्टम जो होता है वो कंपेरेटिव एनालिसिस पर बेस्ड होता है। नेक्स्ट SSAD स्टैंड्स फॉर, तो यहाँ पर इसका फुल फॉर्म पूछा गया, तो स्ट्रक्चर्ड सिस्टम डिज़ाइन एनालिसिस एंड डिज़ाइन, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा SSAD। क्या है? स्ट्रक्चर्ड सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन। तो ऑप्शन को आपसे यहाँ सही से देख लेना है। देखिए ऑप्शन कितना पास पास में दिए हैं, स्ट्रक्चर्ड सिस्टम एनालिसिस एंड डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट नहीं होता है डिज़ाइन होता है। स्ट्रक्चर्ड सोशल नहीं सिस्टम रहेगा, एनालिसिस एंड डॉक्यूमेंट नहीं डिजाइन, तो ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा SSAD। नेक्स्ट स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन कंप्यूटेड बाय, स्टैंडर्ड एरर को किसके द्वारा कंप्यूट करते हैं, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैंपल अपॉन रूट ऑफ सैंपल साइज, ये स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन को इसके द्वारा कंप्यूटेड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सपोज I discover that as I eat more vegetables my body weight decreases I have demonstrated। तो एक बार फिर वही उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया, बोला है कि सपोज आई डिस्कवर दैट एज आई ईट मोर वेजिटेबल्स, तो बोला कि माई बॉडी वेट डिक्रीजेज, मतलब एक अगर बढ़ रहा है तो दूसरा यहाँ पर एक वेरिएबल में अगर इंक्रीमेंट हो रहा है तो दूसरे वेरिएबल में यहाँ डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर निगेटिव कोरिलेशन हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन की बात की जा रही है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ MIS। तो MIS का ऑब्जेक्टिव कौन सा इसमें से नहीं है, टू प्रोवाइड रिक्यूजिट इंफॉर्मेशन सपोर्ट फॉर मैनेजियल फंक्शंस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल सही है। टू मेक अवेलेबल राइट इंफॉर्मेशन एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम एट द लोएस्ट कॉस्ट, ये भी MIS का ऑब्जेक्टिव है। और एक लास्ट ऑप्शन एक बार उसको भी देख लीजिए, लास्ट ऑप्शन है टू इंश्योर दैट रॉन्ग एंड अनवांटेड इंफॉर्मेशन इज नॉट जनरेटेड द कंडीशन ऑफ डेटा ओवरलोड इज अवॉइडेड, ये भी MIS का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन सी है टू टेस्ट हाइपोथेसिस रिलेटेड विद पॉपुलेशन मीन, तो ये इसका यहाँ से हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए आपके पास टेस्ट हैं, T टेस्ट है, F टेस्ट है, Z टेस्ट है, एनोवा है, काई स्क्वायर, तो यहाँ पर ये सभी टेस्ट हैं जिनसे हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है, तो MIS का ये ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा। नेक्स्ट देखिए इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम्स डील्स, तो ये किस में डील करता है, विद द प्लानिंग एंड यूज ऑफ रिसोर्सेज यूज्ड इन बिजनेस, तो ये इसमें डील करेगा ERP सिस्टम। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन है, एक इस टाइप का क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं।
सेल्स प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बाई, एक्स और बाई दो वेरिएबल दिए गए हैं, यहाँ पर वही पूछा हो गया, यही पूछा गया। देखिए इसमें कोरिलेशन आपको बताना है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है। तो आप देख लीजिए जो प्रोडक्ट एक्स का जो सेल प्राइस है, ये इस वेरिएबल को पहले देख लेते हैं। देखिए इसकी वैल्यू घट रही है, इसकी वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब इसकी बात करेंगे सेल्स प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बाई, यानी कि वेरिएबल जो सेकंड है उसकी वैल्यू को अगर आप देखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या घट रही है। मतलब एक अगर बढ़ रही है एक की वैल्यू और दूसरे की घट रही है, निगेटिव कोरिलेशन इसका हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको मैचिंग करनी है, तो आप इसको मैच कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ फिगर, सबसे पहले तो आप इसको देख के आप बता सकते हैं काई स्क्वायर टेक्स्ट का फार्मूला है तो काई स्क्वायर से मैच हो जाएगा। और यहाँ पर इसको देख के आप बता सकते हैं, ये जो फिगर आपको दे रखा है ऑप्शन सी पे, तो इसको आप क्या कहेंगे, ये रिग्रेशन लाइन को शो कर रहा है। और यहाँ पर बात करेंगे तो कोई कोरिलेशन आपको नहीं शो हो रहा इसमें, तो ये नो कोरिलेशन हो जाएगा। तो यही इसमें सब आपको मैच हो जाएगा। तो यहाँ पे ये काई स्क्वायर टेस्ट हो गया, ये जो है रिग्रेशन लाइन हो गई, ये नो कोरिलेशन, इसको आप मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कुछ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम दिए गए और ईयर उनका दिया है, किस ईयर में वो इंट्रोड्यूस्ड किए गए। तो MIS की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख लीजिए MIS को कब इंट्रोड्यूस किया गया, 1964 में, ये इसका इससे हो जाएगा। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को इसको 1971 में, ऑफिस ऑटोमेशन को तो इसको भी 1964 में, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को 1990 में इसको इंट्रोड्यूस किया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये क्वेश्चन था। अगला देखिए, इसको मैच करना है, प्रोबेबिलिटी आइटम दिया गया और एप्लीकेशन। तो प्रोबेबिलिटी का किससे हो जाएगा, इवेंट से हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी इवेंट से हो जाएगा। नेक्स्ट है टी टेस्ट, तो टी टेस्ट को किससे करेंगे, टी टेस्ट हाइपोथेसिस, देखिए यहाँ पर हाइपोथेसिस टेस्ट से इसको मैच कर देंगे, क्योंकि हाइपोथेसिस टेस्टिंग की जाती है टी टेस्ट के द्वारा। और ये जो फिगर दे रखा है इसको किससे मैच करूँगा, ये फिगर देख के आप बता सकते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फिगर है तो इसको आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से मैच कर देंगे। और एक लास्ट बचा है जेड इक्वल टू ये, तो इसको आप जो बचा है उससे हो जाएगा, किससे, डिस्ट्रीब्यूशन से। तो ये इस तरीके से मैच हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी और कनेक्शन। तो बस जो है नेटवर्क टोपोलॉजी, इसमें क्या होता है, कनेक्टेड थ्रू वन केबल, स्टार में कनेक्टेड थ्रू सेंटर सिस्टम। तो ये सेंटर सिस्टम से, स्टार आप नाम से इसको लगा सकते हैं आइडिया, ये सेंटर कनेक्टेड थ्रू सेंटर सिस्टम से कनेक्ट रहता है। रिंग में कनेक्टेड विद केबल लेआउट और लैन में विद इन डिपार्टमेंट। तो ये सीधे सीधे इनको आप मैच कर सकते हैं, टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोबेबिलिटी कहा है, ये बैग कंटेन्स 4 वाइट 2 ब्लैक 3 येलो एंड 3 रेड बॉल्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वाइट और रेड बॉल्स एट रैंडम इन अ सिंगल ड्रा ऑफ 1। तो बस प्रोबेबिलिटी का सिंपल सा फार्मूला लगा दीजिए, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ऊपर रहेगा फेवरेबल आउटकम्स, नीचे रहेगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टोटल नंबर कितने हैं, 4 वाइट हैं 4 वाइट हैं, तो इनको आप ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 4 2 6 3 9, और ये हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 12 हो जाएंगे। अब पूछा आपसे गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वाइट और रेड। तो वाइट और रेड यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी पूछेगी, तो 4 वाइट हैं और रेड कितनी है, 3 रेड हैं। तो जो फेवरेबल आउटकम रहेंगे वो 7 रहेंगे। ठीक है, तो आंसर परसेंटेज में दिया है तो 100 का आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको आप काट दीजिए, तो ये किस कट जाएगा, 4 से 3 टाइम्स, ये 25 टाइम्स चला जाएगा। ठीक है, ये अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 175/3। अब 3 को इससे डिवाइड करेंगे तो यही आ जाएगा 58.3%। ये प्रोबेबिलिटी रहेगी वाइट और रेड बॉल की। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, ये भी उसी टाइप का है। 3 हेलीकॉप्टर crewmen are needed in an emergency. There are 6 crewmen on duty. In how many ways could 3 of them be chosen to fly the machine? तो सिंपल सा है, टोटल कितने हैं, 6 क्रूमैन हैं ड्यूटी पर, उसमें से आपको 3 को चूज करना है। तो सिंपल सा 6 3 C3 क्या हो जाएगा, 6C3, इसको आप लगा लीजिए, क्योंकि NCR का फार्मूला क्या होता है, NCR का जो फार्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n-r, वही यहाँ पर हो जाएगा। फैक्टोरियल 6 ऊपर हो जाएगा, नीचे रहेगा फैक्टोरियल 3, और 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो फैक्टोरियल 3। इसको सोल्व कर लीजिए, तो फैक्टोरियल 6 को और थोड़ा
सोल्व कर लेते हैं। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, सॉरी फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3, ये इससे कट जाएगा। फैक्टोरियल 3 का मतलब रहता है 6, 6 से 6 चला जाएगा। ये 5 इंटू 4 यानी कि 20 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग 2 फोर्स इन 2 थ्रोज ऑफ अ डाई। तो एक डाइस को यहाँ पर थ्रो किया जा रहा है, क्या प्रोबेबिलिटी पूछनी है, प्रोबेबिलिटी पूछी गई है 4 आने की, 4 आने की आपको प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बतानी है। 2 बार डाइस को यहाँ पर थ्रो किया जा रहा है, तो पहले एक बार आप निकाल लीजिए। एक बार टोटल आउटकम्स कितने होंगे डाइस में टोटल आउटकम्स रहेंगे 6, और 4 डाइस में जो है 4 एक बार रहता है, तो फेवरेबल आउटकम कितना रहेगा, एक बार एक, तो एक 1/6 जो है इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी जब एक बार इसको थ्रो किया जाएगा। लेकिन डाई को 2 टाइम्स थ्रो किया जा रहा है तो 1/6 और आ जाएगा, तो 1/36 आपका आंसर हो जाएगा जब 2 टाइम्स डाइस को थ्रो किया जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल द हेड्स इन 4 थ्रो ऑफ अ कॉइन। अब कॉइन को थ्रो करने का प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए हेड आने का। टोटल आउटकम्स कॉइन को 2 ही होते हैं, हेड या टेल। फेवरेबल क्या रहेगा, यहाँ पर आपसे हेड का पूछा गया तो 1/2, 1/2 एक बार में जो कॉइन को थ्रो किया जाएगा तो उसका प्रोबेबिलिटी रहेगा 1/2। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है 4 बार इसको थ्रो किया जा रहा है, तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, तो ये हो जाएगा 1/16 इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एवरेज इन्वेंट्री लेवल इज रिड्यूस्ड बाय। एवरेज इन्वेंट्री लेवल को रिड्यूस करने का जो तरीका है उसका मेथड है, उसमें क्या कर सकते हैं, इंक्रीजिंग द यूसेज ऑफ रेट। अगर यूसेज जो रेट है उसको अगर इंक्रीज कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जो एवरेज इन्वेंट्री ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इन द फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम यूनिट। तो यहाँ पर फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग सिस्टम में बताया गया है कौन सा ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम इनपुट नहीं है। तो कैश रिसिप्ट रहेगा, कैश रिटर्न रहेगा, कैश इश्यू रहेगा, लेकिन वेयर हाउस रिक्विजिशन स्लिप जो है यहाँ पर नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स यूज टू सोल्व बिजनेस प्रॉब्लम्स आर कॉल्ड। तो इसको ऑपरेशन रिसर्च बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंथेसिस इज अ टेक्निक ऑफ। तो सिंथेसिस टेक्निक के द्वारा वर्क को मेजर किया जाता है, वर्क मेजरमेंट इसके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट वो क्वेश्चन है, इन्वेंट्री इज। इन्वेंट्री क्या है, अ रॉ मटेरियल आइटम यूज्ड इन एन ऑपरेशन, एन आइटम स्टोर्ड फॉर लेटर यूज इन एन ऑपरेशन, एन आइटम इन ट्रांजिट फॉर लेटर यूज इन एन ऑपरेशन, एनी ऑफ द एबव। तो इसका यही आ जाएगा, एनी ऑफ द एबव। इनमें से सभी जो हैं इन्वेंट्री को शो कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, आर मींट टू स्टोर प्रोडक्ट्स फॉर मॉडरेट टू लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो स्टोरेज वेयर हाउस का मतलब होता है इसी में जो है प्रोडक्ट को मॉडरेट या लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्वालिटेटिव टेक्निक ऑफ फोरकास्टिंग। तो क्वालिटेटिव टेक्निक ऑफ फोरकास्टिंग की जो टेक्निक होती है वो ज्यूरी ऑफ एग्जीक्यूटिव ओपिनियन, डेल्फी मेथड, मार्केट रिसर्च मेथड, लेकिन ये कैजुअल मेथड है, ये क्वांटिटेटिव मेथड होता है फोरकास्टिंग का। नेक्स्ट है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ आउटबाउंड सप्लाई चेन इज टू मेक द प्रोडक्ट अवेलेबल टू द। आउटबाउंड सप्लाई का मतलब है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद का जो भी प्रोसेस है वो आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स में आता है। तो आउटबाउंड सप्लाई चेन का जो मोटिव क्या रहता है, ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, प्रोडक्ट अवेलेबल टू द कस्टमर। ये ऑप्शन इसका चला जाएगा। तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको डिस्कस कर दिए हैं। टोटल 50+ क्वेश्चन होंगे। अब इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस को मैं आपको दिखा देता हूँ जो कुछ जिनमें कुछ गलती हो गई थी प्रीवियस वीडियो में। चलिए मैं आपको यहाँ पर शो कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन ये था, ये शायद गलत ऑप्शन इसका मुंह से निकल गया होगा उस टाइम। तो 3PL स्टैंड फॉर, 3PL का होता है थर्ड, शायद ये निकल गया था 3 पॉइंट लॉजिस्टिक्स, ये गलत है। 3PL का मतलब होता है थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स। ठीक है, तो इसका ये हो जाएगा। 1-2 क्वेश्चन और हैं उसको भी देख लीजिए। ये एक डेफिनीशन है
मैनेजमेंट इज एन ऑर्गन विच कैन बी डिफाइंड ओनली थ्रू फंक्शंस। ये जो है पीटर ड्रकर का डेफिनेशन है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और था, मैनेजमेंट इज द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव लीडरशिप एवरीवेयर। ये आर.सी. डेविस का जो है डेफिनेशन रहेगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द राइट सीक्वेंस ऑफ ट्रेनिंग इवेल्यूएशन। इसको हम बात कर चुके हैं। क्रिकपैट्रिक का जो ट्रेनिंग मॉडल है इसको हम बात कर चुके हैं। इनका जो रहता है रिएक्शन, लर्निंग, बिहेवियर एंड रिजल्ट। नेक्स्ट है विच इज ए जॉब सेटिस्फैक्शन फैक्टर एज पर स्टेगनर। स्टेगनर के अनुसार जो है जॉब सेटिस्फैक्शन जो फैक्टर होते हैं वो मेडिकल एंड हेल्थ फैसिलिटीज़, पेंशन, पे, ये जो हैं ये जॉब सेटिस्फैक्शन फैक्टर होते हैं। किसके अनुसार? स्टेगनर के अनुसार। ठीक है, और एक दो क्वेश्चन है, देख लीजिए। अ स्टार इज द मार्केट लीडर इन हाई ग्रोथ मार्केट एंड इट हैज़ सफिशिएंट कैश टू सपोर्ट अदर बिजनेसेस। तो बिल्कुल सही है, स्टार की यही कंडीशन होती है। डॉग्स हैव वीक मार्केट शेयर इन हाई ग्रोथ मार्केट। डॉग में न तो मार्केट शेयर होता है न तो और न ही मार्केट ग्रोथ होता है, दोनों वीक होते हैं। तो स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, सेकंड गलत आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, तो यही क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन और बचा है, उसको भी देख लीजिए। इससे पहले वाले वीडियो में उसका शायद मैंने गलत ऑप्शन क्लिक कर दिया था, देख लीजिए। वो फिशर इफेक्ट वाला एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था, इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट सजेस्ट दैट अ होम करेंसी विल डिप्रिशिएट इफ द करंट होम इंटरेस्ट रेट्स एक्सीड्स करंट फॉरेन इंटरेस्ट रेट। तो ऑप्शन बी इसका सही रहेगा। उसमें शायद मैंने ऑप्शन सी पे आपको बता दिया था। तो ये फिशर इफेक्ट का यही होता है कि होम करेंसी विल डिप्रिशिएट इफ द करंट होम इंटरेस्ट रेट एक्सीड्स करंट फॉरेन इंटरेस्ट रेट। तो ये इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो एक और कमेंट आया था, उसका ही मैं रिप्लाई कर देता हूँ इसी वीडियो में। तो ये था, देखिए क्या है, आई हैव अ कन्फ्यूजन ऑन इंटरनेट इट शोज हेनरी फ्योल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट वर्क प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग कमांड कंट्रोल एंड लूथर गुलिक। ठीक है, यही सही है। मैंने शायद वहाँ पर किसी वीडियो में गलत बता दिया था, चलिए उसको मैं देख लूँगा। ये सही है, यही है। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जो हेनरी फ्योल के द्वारा था वो यही था, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग कमांड कंट्रोल। और ये जो पोस्डी कॉर्ब है ये इसी का है, लूथर गुलिक का। ठीक है, तो यहाँ पर इनका मतलब यही होता है कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। तो ये इन्हीं के द्वारा दिया गया था, लूथर गुलिक के द्वारा। ठीक है, तो ये सही है, बिल्कुल यही चीज़ सही है, यहाँ कन्फ्यूज होने वाली कोई बात नहीं। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे और क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।